नमस्कार दोस्तों, आज 13 जुलाई। पहला क्वेश्चन है रॉकेट के बारे में, स्पेस एजेंसी के बारे में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लें और बेस्ट क्वेश्चंस यहां से होने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंच गुयाना नाम से स्पष्ट है कि ये फ्रांस का है, लेकिन इसकी ट्रिकी पॉइंट ये है कि ये फ्रांस के मेनलैंड में नहीं जुड़ा है। फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में स्थित है, लेकिन ये फ्रांस का ही हिस्सा है। इसको फ्रांस कहता है कि ये उसका ओवरसीज डिपार्टमेंट है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रांस के ही लागू होते हैं। करेंसी इसकी है यूरो, तो ये है फ्रांस। यूरोप में इसकी स्थिति है, फ्रांस की स्थिति है। और फ्रेंच गुयाना यहाँ पे है, साउथ अमेरिका के पास में एक छोटा सा है, तो ये उसको ओवरसीज डिपार्टमेंट मानता है। और यहीं से एरियान 6 रॉकेट लॉन्च किया गया है। एरियान 6 रॉकेट बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। सबसे नवीनतम वर्जन है 6 वाला। इसके पहले 5 वर्जन यूज किया जाता था, लेकिन ये अपग्रेडेड सबसे न्यूनतम वर्जन है। अगला क्वेश्चन है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज वायु अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? जापान, मेडागास्कर, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हर साल पिच ब्लैक एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है। ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट भी शामिल हुए हैं, जिसमें से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट थे और C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट थे। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस में 20 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसका जो लोकेशन है वो डार्विन नामक जगह है, वहां पे हो रही है। एक्सरसाइज जो डेजर्ट नाइट होती है वो यूएई के साथ होती है, गरुड़ा इंडोनेशिया के साथ, डेजर्ट ईगल यूएई के साथ होती है। याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट और डेजर्ट ईगल दोनों यूएई। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिका के साथ होता है। कोप इंडिया यूएस इंडिया की बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है। ईस्टर्न ब्रिज बांग्लादेश के साथ है। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जैसा कि हमने पढ़ा। सिंडेक्स सिंगापुर के साथ। सियाम भारत थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड का जो पहले नाम था वो सियाम था। सिन्यू मैत्री जापान, वेरी इंपॉर्टेंट। रेड फ्लैग यूनाइटेड स्टेट्स, ये अभी हाल ही में हुआ था, अलास्का में हुआ था। गरुड़ा फ्रांस के साथ और सैफरान बैंडिट सिंगापुर के साथ। तो ये सारी एक्सरसाइजेस इंडियन एयरफोर्स के साथ होती है। कुछ इसमें से बायलैटरल है, द्विपक्षीय है, दोनों देशों के बीच में होती है। कुछ इसमें मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका जो थीम 2024 का था, किसी को ना पीछे छोड़े सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। भारत की जनसंख्या अनुमानित समय है 141.2 करोड़ के आसपास है। और लॉर्ड मायो ने 1881 में पहली बार जनसंख्या गणना कराई थी, यानी कि सेंसस कराया था पहली बार। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और नेक्स्ट जनगणना होगी वो 2024 के बाद में होगी। असल में इसको होना था 2021 में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन किया गया था। और ये 16वीं जनगणना होगी 2024 वाली। ये दशकीय होती है, हर 10 साल में आयोजित की जाती है। और संचालन जो कराता है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। जनगणना में इन प्रकार के पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि लिटरेसी हो गई, एज ग्रुप हो गया, परिवार में सदस्यों की संख्या हो गई, एमिनिटीज सुविधाएं हो गई। तो इस प्रकार से पूरा सोशियो इकोनॉमिक स्टडी भी होती है इसमें और पॉपुलेशन काउंट भी होता है। तो विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई। किस देश और नेटो ने सैन्य उड़ान योग्यता प्रमाणन के लिए पारस्परिक मान्यता प्रक्रिया पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? म्यूचुअल रिकग्निशन प्रोसेस फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस। तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नेटो ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नेटो क्या है? नेटो को हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको नेटो बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको नेटो कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 32 सदस्यों का सैन्य संगठन है। स्थापना इसकी 1949 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसका जो मिशन है राजनैतिक यानी पॉलिटिकल और सैन्य माध्यम यानी कि मिलिट्री का यूज करके सदस्य राज्य यानी मेंबर कंट्रीज की फ्रीडम और उनकी सिक्योरिटी के लिए कार्य करना है। सामूहिक रक्षा उसमें होती है। इसमें एक क्लॉज होता है, अनुच्छेद 5 होता है कि अगर आप किसी भी नेटो के 32 देशों में किसी भी हमला करता है कोई देश बाहरी, तो 32 देश वो हमला खुद में मानते हैं और 32 जो देश एकजुट होकर उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसी के चलते नेटो की स्थापना हुई थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेटो के जो पहले प्रमुख थे अब नहीं है, जोन्स स्टोल्टनबर्ग थे, ये अब रिटायर हो चुके हैं। अब यह है नीदरलैंड के जो पीएम रह चुके थे पहले, मार्क रुटे, वो अब बने हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल या नेटो के नए चीफ। नेटो में सबसे नवीनतम जो देश जुड़ा था वो था स्वीडन, 2023 में जुड़ा था और ये 32वां सदस्य बना था। क्योंकि मार्क रुटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं, तो जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वहां के नीदरलैंड के वो बने हैं डिक शूफ, इनका नाम याद रखें। फिर चलते हैं, एक और एक्सरसाइज है बहुराष्ट्रीय अभ्यास बेरेलिस्टिक 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो सही उत्तर इसका है कजाकिस्तान। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया में जितने देश हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है, ये सब मिलकर आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं।
और उनका जो नाम रखा गया वो है बैलिस्टिक 2024। और इस एक्सरसाइज में अजरबैजान देश पार्टिसिपेट कर रहा है। अजरबैजान भी उसी के आसपास का देश है, सेंट्रल एशिया के आसपास का देश है, और इसकी जो कैपिटल है वो बाकू में ही COP29 समिट होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 समिट होगा, जो कि क्लाइमेट समिट है, तो इसको जरूर याद रखें। इस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद घोषित किए हैं। एक ऐसा CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसका कांस्टेबल की जो पूरी क्षमता होती है उसका 10% वो अग्निवीरों के लिए अलॉट कर दिया है, तो वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ध्यान से याद रखिएगा, इसमें सिर्फ 7 मेंबर्स होते हैं और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ताकि वो जो बॉर्डर वाले होते हैं उनको बॉर्डर गार्डिंग, स्पेशल टास्क फोर्स और इंटरनल सिक्योरिटी वाले। बॉर्डर गार्डिंग में आते हैं आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा करते हैं, ITBP यानी तिब्बत सीमा जो चाइना से लगती है, SSB जो होती है ये नेपाल सीमा पे कार्यरत होते हैं, NSG जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होती है ये एक्सट्रीम इवेंट्स पे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैनात स्पेशल फोर्सेस होते हैं, एलीट फोर्सेस होते हैं। उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो CISF और CRPF देखती है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है जो इंटरनल सिक्योरिटीज को देखती है। CISF बेसिकली जो बड़े बड़े PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जैसे कि हमारा NTPC लिमिटेड हो गया, IOCL हो गया, रिफाइनरीज हो गए, प्लांट्स हो गए, तो उसको हैंडलिंग करता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके साथ साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी देखता है। CISF ने 10% कांस्टेबल के पदों को अग्निवीर के लिए सुरक्षित कर दिया गया है और CISF की जो DG हैं वो है नीना सिंह, इन्होंने ही अनाउंस किया है इस चीज को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है लंदन में, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर भी है ये भी लंदन में ही है, और ये परिषद यानी कि काउंसिल सेशन जो 132वां सेशन है वो लंदन में आयोजित किया जा रहा है। ये इंडिया से पार्टिसिपेशन यहाँ से हो रहा है। इंडिया से पार्टिसिपेशन की एक फोटो आप यहाँ देख पाएंगे। रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का मनाया जाएगा, कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। सुनने में छोटा लगता है कि आंधी तूफान है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही खास अहमियत लगता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र ने रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए 25 से 34 तक का जो दशक है, डिकेड है, उसको घोषणा की है कि हम रेत और धूल भरी आंधियों से निपटेंगे। इसको मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यानी डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं UNCCD। इसके अनुसार हर साल अनुमानित 2 अरब टन रेत और धूल गीजा के 350 महान पिरामिडों के वजन के बराबर मात्रा वायुमंडल में प्रवेश करती है। आप सोचिए कि डस्ट स्टॉर्म्स इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में है कि 350 आप पिरामिड बना सकते हैं, गीजा के पिरामिड बना सकते हैं उससे। धूल और गर्दे हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इससे अस्थमा टाइप की बीमारियां होती हैं जिसको आजमा बोलते हैं अंग्रेजी में। डिकेड को दशक को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र ने और उसका जो नाम रखा गया है रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का दशक। खाद्य एवं पेय पदार्थों पर चौथी भारतीय GCC क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ आयोजित की गई। GCC का मतलब यहाँ पे होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और ये बायरसेलस की मीटिंग थी, तो ये आयोजित की गई थी दुबई में। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसके बारे में जान लें, ये क्षेत्रीय यानी कि रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है, आपस में सरकारें मिलकर काम करती हैं, राजनैतिक भी है और आर्थिक सहयोग यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी है। इसका मुख्यालय है रियाद सऊदी अरबिया, लेकिन इसमें जो देश है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जान के रखें, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात, और इसमें कुल टोटल 6 देश हैं, मुख्यालय रियाद सऊदी अरबिया है। तो ये इंडिया और GCC की जो मीटिंग हुई थी उसमें बायरसेलस आपस में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ाने के क्षेत्र में काम करेंगे। दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ संयुक्त प्रमाणन निरोध दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं, डिटरेंस गाइडलाइंस विद व्हिच कंट्री, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया के रिश्ते अच्छे नहीं है, नॉर्थ कोरिया अक्सर धमकी देता रहता है साउथ कोरिया को, और इससे निपटने के लिए तरह तरह के नए नए ज्वाइंट इनिशिएटिव करता है साउथ कोरिया, और अमेरिका के साथ इसने समझौते किए हैं। भारत किसके साथ पारस्परिक मान्यता समझौते यानी कि MRA पर हस्ताक्षर किया है। बेसिकली ये एक बिजनेस डील्स है या कस्टम्स के बारे में है, ठीक तरीके से फ्री फ्लो हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का कस्टम्स के थ्रू। तो ये देश है ताइवान। भारत ने ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया था विभिन्न देशों के साथ, और हाल ही में इसने साइन किया MRA एग्रीमेंट, वो है ताइवान। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग कार्यक्रम कहां पर किया जा रहा है। ये साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग है, एक जमीन होगी वहां पे एक छोटी सी एरिया को मार्क किया जाएगा और करीब 6 किलोमीटर तक गहरा ड्रिलिंग की जाएगी, ताकि जो जमीन में जो धरती की परतें हैं उनको समझा जा सके, ताकि भूकंप के बारे में समझ डेवलप की जा सके। ये सब डीप ड्रिलिंग अमेरिका और यूरोप ने 90s में किए थे अपनी मिट्टी को समझने के लिए, अपने एनवायरमेंट कॉन्टिनेंट को समझने के लिए। चाइना ने भी 2023 में लगभग शुरू किया था, लेकिन इंडिया ने अब शुरू किया साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग।
और इससे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। सही उत्तर इसका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, उसका नाम है कोयना वर्ना रीजन, और ये होगी साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग जिसको बोलते हैं एसडीडी, और ये कराएगा एक खास तरह का इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है। बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, इसको बोलते हैं बीजीआरएल, तो बीजीआरएल कराएगा साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यह अभी हाल ही में दिया जाना है, तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यह आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और इसका उद्देश्य यह है कि जो पशुपालन करते हैं, दूध देने वाले खासकर जानवरों का जो देखभाल करते हैं, उनको पालन करते हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। राजीव रंजन सिंह इसके मिनिस्टर हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शिप के बारे में है, यानी कि जीआरसी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेन्स 2024 कहां पे लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर है ये कोलकाता में लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहीं पे ही जीआरएससी स्थित है। इसका फुल फॉर्म है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो बेसिकली इस गेन्स स्कीम में ये होगा कि जितनी प्रॉब्लम्स है शिपयार्ड को लेके, इन सारी समस्याओं को जो स्टार्टअप्स है खासकर जो डिफेंस से फोकस करते हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा, और वो इनोवेटिव सोल्यूशंस लेके आएंगे। गेन्स इनिशिएटिव में यूज करेंगे। बेसिकली मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का एक प्रमोशन स्कीम है, इससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, डिफेंस स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बेसिकली कहाँ पे, कोलकाता में है। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा, तो ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू स्थापित करेगा हिंदू बुद्धिस्ट और जैन स्टडीज के एक अलग सेंटर। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बेहतरीन और नवीनतम क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहें, रिवाइज करते रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।